नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्ल्डर के व्यापार चक्र सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेखीय बचत और रेखीय निवेश फलन को समझते हैं। ये क्या होता है? रेखीय बचत एवं निवेश फलन का तात्पर्य ऐसे फलनात्मक संबंध से होता है जिसके अंतर्गत आय के सभी स्तरों पर बचत तथा निवेश की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आय में जो परिवर्तन होता है उससे बचत तथा निवेश में स्थिर गति से परिवर्तन होता है। यानी कि आय में परिवर्तन होने पर बचत और निवेश में जो परिवर्तन होता है वो समान दर से होता है। रेखीय बचत निवेश फलन की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनके आधार पर एकल संतुलन प्राप्त होता है, क्योंकि केवल एक ही बिंदु ऐसा होता है जहाँ पर बचत और निवेश आपस में बराबर होते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र 1A में। यहाँ पर S के बढ़ने की जो दर है, यानी कि जो बचत की सीमांत प्रवृत्ति है, वो निवेश की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक है। लेकिन निवेश और बचत दोनों ही आय स्तर में वृद्धि के साथ समान दर से बढ़ते हैं, मतलब स्थिर दर से बढ़ते हैं। इनकी बढ़ने की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए ये रेखीय प्रकृति के हैं। यानी कि जो हमारा BI है, नीले रंग का वक्र है, वो भी सीधी रेखा है, और AS जो कि बचत फलन को दिखाता है वो भी एक सीधी रेखा है। ये दोनों E बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ये E बिंदु संतुलन का बिंदु है और Y0 संतुलित आय स्तर है। अगर इससे अर्थव्यवस्था विचलित हो जाती है, इस आय स्तर से बढ़ जाती है आय या घट जाती है, तो क्योंकि बचत की सीमांत प्रवृत्ति निवेश की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक है, इसलिए वापस जो है संतुलन की स्थिति E पर आ जाती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है जब निवेश और बचत की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर तो हो, लेकिन यानी कि समान तो बनी रहे, लेकिन निवेश की सीमांत प्रवृत्ति बचत की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक हो। ऐसी स्थिति में E जो संतुलन बिंदु है वो अस्थिर संतुलन है, और Y0 आय स्तर जो है वो स्थायी संतुलन नहीं है आय का। अब अगर कोई भी विचलन होता है इस संतुलन की स्थिति में, तो अर्थव्यवस्था जो है इस संतुलन बिंदु E से दूर होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर निवेश की सीमांत प्रवृत्ति बचत की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक है। यानी कि निवेश जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है S की तुलना में, बचत की तुलना में। ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है। अरेखीय बचत और अरेखीय निवेश फलन। कार्ल्डर ने अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में अरेखीय बचत तथा अरेखीय निवेश फलन का प्रयोग किया है, उपयोग किया है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अरेखीय बचत और निवेश फलन का तात्पर्य ऐसे फलनात्मक संबंध से होता है जिसके अंतर्गत आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा निवेश की सीमांत प्रवृत्ति परिवर्तित होती रहती है। अर्थात आय में परिवर्तन होने पर बचत तथा निवेश में परिवर्तनशील गति से परिवर्तन होता है। यानी कि आय के अलग अलग स्तरों पर बचत और निवेश की जो सीमांत प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है, मतलब उसमें परिवर्तन होता रहता है। निवेश और बचत समान दर से नहीं बढ़ते आय बढ़ने पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बचत फलन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आय के निम्न स्तर पर जो बचत है वो तेजी से ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि बचत के बढ़ने की जो दर है वो अधिक है, अर्थात बचत की सीमांत प्रवृत्ति अधिक है आय के निम्न स्तर पर। मध्यम स्तर पर आय के मध्यम स्तर पर बचत की बढ़ने की दर धीमी हो जाती है
और आय के उच्च स्तर पर बचत की दर पुनः तेज हो जाती है। निवेश के संदर्भ में यहाँ पर क्या होता है, निम्न आय स्तर पर निवेश की दर धीमी होती है, मध्यम आय स्तर पर अधिक होती है और उच्च आय स्तर पर ये फिर से धीमी हो जाती है। निवेश के संदर्भ में कार्ल्डर का तर्क था कि ये ऐसा क्यों होता है, तो उनका तर्क था कि आय के निम्न स्तर पर अर्थव्यवस्था में अपर्याप्त क्षमता विद्यमान रहती है, जो कि निवेशकों को हतोत्साहित करती है और अधिक निवेश करने के लिए। मध्य आय स्तर में आय विस्तार होता रहता है, इसलिए निवेशकों को अधिक लाभ की संभावना रहती है, इसलिए निवेश की दर जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। उच्च आय स्तर में उनका मानना है कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो जाती है और पूंजी स्टॉक की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर लाभ की संभावना घट जाती है निवेश से, तो इसलिए यहाँ पर निवेश की दर कम हो जाती है उच्च आय स्तरों पर। ये रेखाचित्र की व्याख्या है जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने रेखाचित्र देखा था। आगे बढ़ते हैं। कार्ल्डर के व्यापार चक्र सिद्धांत की मान्यताएं। कार्ल्डर ने अपने मॉडल में बचत एवं निवेश दोनों को आय और पूंजी स्टॉक के एक फलन के रूप में व्यक्त किया, अर्थात जो निवेश है, आई है, वो फलन है वाई और के का, यानी कि आय और पूंजी का, और एस बचत जो है वो भी आय और के का फलन है। दूसरी मान्यता है कार्ल्डर के सिद्धांत की। कार्ल्डर का सिद्धांत सख्त त्वरण सिद्धांत को शामिल करने वाले निवेश फलन आई टी बराबर आई ए प्लस वी ब्रैकेट में वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी माइनस टू के बजाय एक अलग निवेश फलन देता है, उसका उपयोग करता है अपने सिद्धांत में, और ये निवेश फलन है आई टी बराबर आई ए प्लस एच वाई टी माइनस वन माइनस जे के टी। इस निवेश फलन का ये उपयोग करता है। यहाँ पर आई टी जो है टी अवधि जो है, समय अवधि टी के अंत में निवेश है, के टी अवधि टी की शुरुआत में पूंजी का स्टॉक है, एच और जे दोनों यहाँ पर स्थिर है। एच जो है आय के संदर्भ में निवेश की सीमांत प्रवृत्ति है और जे जो है वो पूंजी स्टॉक के संदर्भ में निवेश की सीमांत प्रवृत्ति है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि अगर आय में वृद्धि होती है जबकि पूंजी स्टॉक के जो है वो स्थिर रहता है, तो पूंजी स्टॉक के बढ़ाने के लिए, पूंजी स्टॉक को बढ़ाने के लिए निवेश में वृद्धि होगी। और यदि पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है जबकि आय स्थिर रहती है तो निवेश में कमी हो जाएगी, क्योंकि पूंजी स्टॉक के साथ में निवेश का ऋणात्मक संबंध होता है, जैसे कि आप यहाँ निवेश फलन में देख सकते हैं माइनस जे के टी। यह बताता है कि पूंजी स्टॉक के साथ में निवेश का ऋणात्मक संबंध होता है। तीसरी मान्यता है निवेश तथा बचत दोनों आय से धनात्मक रूप से संबंधित हैं, अर्थात डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई बड़ा होगा 0 से, और इसी प्रकार डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई बड़ा होगा 0 से, अर्थात आय में परिवर्तन होने पर निवेश और बचत दोनों में परिवर्तन होता है और दोनों में समान दिशा में परिवर्तन होता है। आय में वृद्धि होने पर निवेश तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है और आय में कमी होने पर निवेश तथा बचत दोनों में कमी होती है। ये दोनों ही समीकरणें इस चीज़ को बताती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम पीछे भी देख चुके हैं, जो बचत है आय बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ रही है और निवेश भी बढ़ रहा है, हालांकि इनके बढ़ने की दर अलग अलग है। चौथी मान्यता है निवेश पूंजी स्टॉक के साथ ऋणात्मक रूप से संबंधित है तथा बचत धनात्मक रूप से, जैसा कि हमने पीछे निवेश फलन में भी देखा था।
अर्थात पूंजी स्टॉक में वृद्धि होने पर बचत में वृद्धि होती है परंतु निवेश में कमी होती है, और पूंजी स्टॉक में कमी होने पर बचत में कमी परंतु निवेश में वृद्धि होती है। गणितीय रूप में हम पूंजी स्टॉक का संबंध बचत और निवेश से इस प्रकार से दिखा सकते हैं। रेखाचित्र के माध्यम से इन दोनों का पूंजी स्टॉक के साथ में संबंध को समझते हैं। ये आप जानते हैं कि आय और बचत तथा निवेश का धनात्मक संबंध होता है आपस में। आय स्थिर रहने पर यदि पूंजी स्टॉक में कमी आती है तो बचत वक्र जो होगा वो अपने दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि आय स्थिर रहते हुए अगर पूंजी स्टॉक में कमी होती है तो ये दाईं ओर एस का खिसकना, एस वक्र का दाईं ओर खिसकना ये बताएगा कि बचत घट जाती है, और जो निवेश फलन है वो बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि आय के स्थिर रहते हुए निवेश में वृद्धि हो जाएगी। और अगर पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है तो बचत जो है वो बढ़ जाएगी और एस वक्र जो है वो S2 पर शिफ्ट हो जाएगा और निवेश जो है वो घट जाएगा और I से I2 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक संबंध होता है निवेश के साथ में, और बचत के साथ में पूंजी और आय दोनों का ही क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। निवेश के साथ में आय धनात्मक रूप से संबंधित है और पूंजी स्टॉक ऋणात्मक रूप से। आगे बढ़ते हैं। कार्डर के व्यापार चक्र सिद्धांत की व्याख्या। निकोलस कार्डर ने बचत और निवेश की किन्सियन विचारधारा के आधार पर व्यापार चक्र के मॉडल को निर्मित किया। उनके अनुसार नियोजित बचत और नियोजित निवेश के बीच का अंतर ही अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तनों को उत्पन्न करता है। ये चक्रीय परिवर्तन अर्थव्यवस्था में नियोजित बचत और नियोजित निवेश को समानता की ओर ले जाते हैं। कार्डर ने अपने मॉडल में चक्रों के उत्पन्न होने के लिए प्रमुख रूप से पूंजी स्टॉक में होने वाले परिवर्तनों को उत्तरदायी माना है। कार्डर ने अपने मॉडल में अरेखीय बचत एवं निवेश फलन तथा पूंजी स्टॉक में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर चक्रीय परिवर्तनों की व्याख्या प्रस्तुत की है। कार्डर ने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि यदि अरेखीय बचत और अरेखीय निवेश फलन दोनों पर एक साथ विचार किया जाए तो बचत तथा निवेश के बीच प्राप्त संतुलन जो होगा वो बहुल प्रकृति का होगा। रेखाचित्र से इसको समझते हैं। ये इस प्रकार से होगा, अगर हम दोनों पर अरेखीय बचत और अरेखीय निवेश को एक ही रेखाचित्र में दिखाएं, एक साथ इन पर विचार करें, तो ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को तीन जगह पर प्रतिच्छेदित करेंगे, ए, सी और बी बिंदुओं पर। यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु बी स्थायी संतुलन को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बचत की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो निवेश की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक है, और सी बिंदु जो है वो अस्थायी या ये कह लीजिए कि अस्थिर संतुलन बिंदु है। ए बिंदु पर आय का स्तर y0 तय होता है, बी बिंदु पर y2 आय स्तर और सी बिंदु पर y1। अब अगर अर्थव्यवस्था बिंदु ए पर है और इसमें किसी कारण थोड़ा बहुत विचलन हो जाए तो अर्थव्यवस्था वापस ए बिंदु पर आ जाएगी, और अगर बी पर है और तब विचलन होता है एस और आई में किसी कारण, यानी कि आय जो है वो y2 से अधिक या कम हो जाती है y1 तक, तो क्या होगा, ये बी बिंदु पर वापस आ जाएगी, क्योंकि बी और ए दोनों ही स्थायी संतुलन के बिंदु हैं। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था बिंदु सी पर है और इसमें विचलन होता है तो अर्थव्यवस्था वापस सी बिंदु पर नहीं आएगी, ये या तो बी पर चली जाएगी या ए पर चली जाएगी। कार्डर का मानना था कि हम इस रेखाचित्र से व्यापार चक्रों की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सकते जब तक कि हम इसमें पूंजी स्टॉक में होने वाले परिवर्तनों को शामिल नहीं करते हैं। तो आइए उसको भी शामिल करते हैं। ये इस रेखाचित्र की व्याख्या थी और इसके माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से
संकुचन की अवस्था प्राप्त होती है और फिर उसके बाद विस्तार की अवस्था कैसे प्राप्त होती है, यानी कि संकुचन की अवस्था कैसे आती है और विस्तार की अवस्था कैसे आती है। सबसे पहले हम संकुचन की अवस्था के विषय में जानेंगे। ये रेखा चित्र है, इसमें S और I जो हैं वो एक उच्च स्तर I के एक उच्च स्तर Y2 पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो I स्तर फिलहाल Y2 है, अर्थव्यवस्था एक उच्च I स्तर Y2 पर है फिलहाल। और ये स्थिति जो है, I स्तर जो है, ये जिस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि पूंजी स्टॉक की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है अर्थव्यवस्था में। तो इससे क्या होगा कि जो निवेश फलन होगा वो दाईं तरफ और बचत जो होगा, बचत फलन जो होगा वो बाईं तरफ खिसक जाएगा और एक नया संतुलन बिंदु इनके मध्य यहाँ पर बनेगा, यानी कि एक नया आय स्तर प्राप्त होगा Y1। तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ है, थोड़ा सा संकुचन हुआ है। अर्थव्यवस्था की जो कुल आय थी Y2 वो घट करके Y1 रह गई है। अभी भी पूंजी स्टॉक का स्तर काफ़ी ऊंचा है, तो इसलिए निवेश और जो बचत फलन है वो फिर से विवर्तित होते हैं और वो फिर से निवेश जो है घट जाता है, I2 हो जाता है और बचत जो है वो बढ़ जाती है, S2 फलन हो जाता है। अब यहाँ पर जब ये हो जाता है तो इनका प्रतिच्छेदक बिंदु देखिए वहाँ पर नहीं है, यानी कि दाईं ओर प्रतिच्छेदक बिंदु नहीं है। इन दोनों के बीच में S2 और Y2 के बीच में काफ़ी गैप बना हुआ है और ये जो प्रतिच्छेदक बिंदु है ये आपको मूल बिंदु O के पास दिखाई देता है। तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इस बिंदु की ओर चलती है जहाँ पर S2 और I2 जो हैं एक दूसरे को काट रहे हैं और अंततः अर्थव्यवस्था Y0 आय स्तर को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था जो है Y1 आय स्तर से Y0 पर पहुंच जाती है। अतः इस पूरी प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था एक उच्च आय स्तर Y2 से एक आय के निम्न स्तर Y0 को प्राप्त करती है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में संकुचन होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था संकुचन की अवस्था में हो तो फिर उसमें विस्तार कैसे होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आरंभिक जो आय स्तर है वो Y0 है। अब इसमें पूंजी स्टॉक में क्या होता है, कमी होती है, जिसकी वजह से निवेश बढ़ता है और वो I1 हो जाता है, जबकि बचत जो है वो घटती है और घट करके S से S1 पर शिफ्ट हो जाती है। तो एक नया संतुलन बिंदु जो बनता है इनके बीच में S1 और I1 जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, वहाँ पर नया संतुलन आय स्तर तय होता है, वह है Y1। अब इसके बाद भी और मतलब निवेश में पूंजी स्टॉक मतलब निम्न है, इसलिए और वृद्धि होती है इसी प्रकार से, और जो निवेश फलन है वो और अधिक बाईं ओर खिसकता है और S जो है वो दाईं ओर खिसकता है। तो ये हो जाते हैं S2 और I2। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनके मध्य गैप बना हुआ है, ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित नहीं करते Y1 के पास। इनका दोनों का जो प्रतिच्छेदक बिंदु है वो बनता है S2 और I2 के पास, जहाँ पर S2 I2 लिखा हुआ है, वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था धीरे 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 इस बिंदु की ओर बढ़ती है और अंततः इसे प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है पहले Y0 से Y1 पर जाती है, फिर Y1 से धीरे धीरे Y2 की ओर बढ़ती है और Y2 अंततः प्राप्त कर लेती है। ये विस्तार की प्रक्रिया है। अब फिर यहाँ से कुछ समय तक इसी तरह से ये संतुलन बना रहेगा, लेकिन फिर से वापस संकुचन की अवस्था शुरू हो जाएगी, जैसे कि हमने पिछले चित्र में देखा था।
ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है। कार्डर के व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा। कार्डर ने व्यापार चक्र का एक ऐसा मॉडल विकसित किया जो स्वजनित आंतरिक कारकों के आधार पर चक्रीय परिवर्तनों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण से इस सिद्धांत को उन सिद्धांतों की तुलना में एक उत्तम सिद्धांत माना जाता है जो चक्रीय परिवर्तनों की व्याख्या बाह्य कारकों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। फिर भी इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली, इस मॉडल के अंतर्गत चक्रीय परिवर्तनों में संकुचन तथा विस्तार की प्रावस्थाओं में आवर्तीयता व समरूपता का अभाव पाया जाता है। यह मॉडल अपने विश्लेषण में अस्पष्ट रूप से गुणक की भूमिका को तो शामिल करता है, परंतु त्वरक की भूमिका की पूरी तरह से उपेक्षा करता है। यह मॉडल भी सैमुएल्सन तथा हिग्स की ही तरह व्यापार चक्र की व्याख्या में मौद्रिक कारकों की उपेक्षा करता है। और चौथी आलोचना है इसकी कि इसी के साथ व्यापार चक्र जो है मतलब ये मॉडल जो है कार्डर का, ये व्यापार चक्र पर व्यापारिक प्रत्याशाओं के प्रभाव की भी उपेक्षा करता है और इन प्रभावों को अपने विश्लेषण में शामिल नहीं करता जो ये व्यापार चक्र पर डालते हैं। तो ये कार्डर का व्यापार चक्र सिद्धांत था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, ये अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।